नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको इस वर्ष BTER द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होना है अथवा जिनको अगले वर्ष इस विषय की तैयारी करनी है। मैं बात कर रहा हूं सब्जेक्ट कोड CE 303 यानी कि डिज़ाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर्स की। आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं इस चैप्टर पर और शॉर्ट में कुछ बातें आपको बताऊंगा, वो आप ध्यान से सुनें और देखें और समझें। जब आपने वीडियो शुरू किया है तो अपने पास में कॉपी पेन लेके बैठें ताकि कोई चीज़ें नोट करनी हो तो तुरंत नोट की जा सके और याद करने में कोई आपको दिक्कत ना आए। देखिए, सबसे पहले तो हम सीखना चाहेंगे कि भाई ये स्लैब क्या होती है, 1 वे 2 वे। तो स्लैब लगती है छत जो होती है ना, किसी भी कमरे की जो छत होती है उसको हम स्लैब कहते हैं। जैसे मान लो ये कमरा है, ये इसके इंटरनल डायमेंशंस है, ये है L उसकी लेंथ और ये ब्रेड्थ B। अगर ये L और B का जो रेशियो है ये 2 से कम है तो हम कहेंगे 2 वे स्लैब है, और L और B का जो रेशियो है वो 2 या 2 से ज़्यादा है तो कहेंगे 1 वे स्लैब है। ये 1 वे और 2 वे स्लैब के अंदर डिफरेंस है। अब क्या मीनिंग हुआ 1 वे का 2 वे का, क्यों कहा 1 वे, क्यों कहा 2 वे? तो एक्चुअली 1 वे स्लैब जो होती है, ऐसा माना गया है कोड के द्वारा कि केवल एक ही दिशा में इसमें जो बेंडिंग होती है उसके लिए अपन को रीइंफोर्समेंट लगाना चाहिए। दूसरी दिशा में बेंडिंग इस प्रकार से नहीं होती कि आपको रीइंफोर्समेंट लगाने की ज़रूरत पड़े। अच्छा, अब जब बात होती है कि ये जो 2 स्पान है छोटे और बड़े, उनमें से किसके अलोंग बेंडिंग होगी 1 वे स्लैब के अंदर, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो छोटा स्पान है इसके अलोंग बेंडिंग होगी। जैसे मान लीजिए ये है 3 मीटर, तो ये मान लीजिए 8 मीटर, तो छोटा 3 हुआ ना, तो 3 को स्पान मानते हुए क्लियर हम सारे काम करेंगे डिजाइन के, जैसे हमने बीम में किए थे उसी प्रकार से करेंगे। तो छोटे स्पान को हम क्लियर स्पान मानते हैं 1 वे स्लैब के हिसाब से। और अगर ये रेशियो जो है 2 से छोटा है, यानी कि L और B, जैसे मान लीजिए मान लीजिए 6 मीटर है और ये मान लीजिए 3.5 मीटर है, तो 6 में 3.5 का भाग लगाओगे तो 2 से कम ही आएगा। उस केस में हम जो रीइंफोर्समेंट लगाते हैं वो दोनों डायरेक्शन में लगाते हैं। 1 वे में तो लगाएंगे केवल विड्थ के अलोंग, छोटे जो अब है ना इसके डायमेंशन उसके अलोंग, और जब ये 2 से कम होगा, जब 2 वे की बात करेंगे तो दोनों दिशाओं में प्रबलन छड़ें लगाई जाएगी, रीइंफोर्सिंग बार लगाई जाएंगी। और आप जानते हैं कि रीइंफोर्सिंग बार जो होती है वो हमेशा टेंशन जोन में लगाई जाती है। और टेंशन जोन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसका हम साइड व्यू बनाएं, ये मान लीजिए इसका साइड व्यू है, तो ये तो इसकी हो गई B, मैं 1 वे स्लैब की बात कर रहा हूँ, और ये होगी इसकी ओवरऑल डेप्थ। तो इस प्रकार से इसकी जो बेंडिंग होगी वो ऐसी होगी, इस प्रकार से। तो नीचे होगा टेंशन, ऊपर होगा कंप्रेशन। तो नीचे हम इसके अंदर लगाते हैं रॉड्स, रीइंफोर्सिंग बार। मान लीजिए मैं वापस इसका साइड भी बना रहा हूँ स्लैब का, ये इसकी विड्थ B है और इसके टेंशन जोन में मान लीजिए ये हमने ये बार लगा रखी है। अच्छा, B जैसे मान लीजिए आपके 3 मीटर है, 4 मीटर, कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ जो B लेते हैं हमेशा ध्यान देना, हम 1 मीटर मान के सारी कैलकुलेशन करते हैं। हम सारी कैलकुलेशन करेंगे 1 मीटर मान के, यानी 1000 में मानते हुए, और वो सारी कैलकुलेशन करने के बाद में जो डाटा निकलेंगे वो हम पूरे स्लैब पे अप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो अब मान लीजिए हमने ये जो रीइंफोर्सिंग बार है किनारे वाली, इसका सेंटर लिया और इसका सेंटर लिया। ज़रा बताइए कि एक सेंटर इस छड़ का, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, ये अगर मैं ये कुल स्पेसिंग बोलूँ, मैं मान लीजिए इसको S बोलूँ, S जो कि 1 मीटर है,
इसमें कितनी रॉड दिख रही हैं आपको? देखो 1 2 3 4 5 तो पूरी, और ये आधी ये, क्योंकि सेंटर है ना, तो आधी ये और आधी ये, और ये सारी पूरी। तो कुल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, और ये आधी और आधी 1 6, और स्पेसिंग भी आपको 6 ही मिलेगी, ध्यान देना। ये ना 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए ये स्पेसिंग जो है, इसको मैंने कुछ समय के लिए S1 कह दिया मान लीजिए, और ऐसे कितनी स्पेसिंग है? 6। तो 6 इंटू S1, 1 2 3 4 5 6 होगी ना, तो 6 इंटू S1 जो होगा वो इस S के बराबर हो जाएगा, जो कि 1000 mm है। तो 6S1 बराबर 1000 mm। तो ऐसा करने से आपको ये S1 मिल जाएगा, यानी कि ये जो दो बार्स के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये पूछा गया इस पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न इसी पे बेस्ड है। स्लैब में समांतर मुख्य प्रबलन छड़ों के मध्य क्षैतिज दूरी निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो मैं बता दूं आपको, ये जो आपका कोड है आरसीसी का, उसका जो पेज 46 आप देखेंगे, मैंने रेड मार्क कर रखा पेज 46। तो पेज 46 में लिखा हुआ है कि रीइंफोर्सिंग बार जो होती है टेंशन में, उनकी बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 3D या 300 mm, जो भी कम हो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे D मान लीजिए 80 mm है इफेक्टिव डेप्थ, तो 80 या 240, और 300 240 कम है, तो 240 mm से ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए रीइंफोर्सिंग बार की। और अगर मान लीजिए ये 110 mm है, मान लीजिए डी की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए 110 mm, तो 110 दिया 330, और इधर 300, अब 300 छोटा हो गया, तो जो स्पेसिंग जो है वो 300 mm से ज़्यादा नहीं हो। ये ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए रूल बात चल रही है। ये बात वही चल रही है कि दो छड़ों के बीच की जो एक क्षैतिज दूरी यानी हॉरिजॉन्टल जो स्पेस जो डिस्टेंस है वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 3D या 300 mm जो भी कम हो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आंसर आ गया इसका ए। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। यदि अनुपात यानी कि रेशियो बड़ा और छोटा जिस्पान उसका 2 से कम है तो वह स्लैब है। इफ़ द रेशियो लॉन्गर स्पान टू शॉर्टर स्पान इज़ लेस देन 2 देन द स्लैब इज़। मैं अभी आपको बता चुका था, जब ये 2 से कम होता है तो 2 स्लैब होती है। तो सीधा आंसर आ गया इसका 2 स्लैब, यानी कि द्विदिश स्लैब हिंदी में कहते हैं इसको। और दूसरा आंसर दे रहेगा एकल दिश यानी कि 1 वे नहीं है। प्लस कैंटिलीवर स्लैब ये भी नहीं है, फ्लैट स्लैब भी नहीं है। तो इसका आंसर आएगा द्विदिश स्लैब यानी कि 2 वे स्लैब। अच्छा, अगर ये रेशियो आपको यहाँ जो दिया है ना वो 2 या 2 से बड़ा कहते तो हमारा आंसर आता है एकल दिश स्लैब यानी कि 1 वे स्लैब। अब अगला क्वेश्चन, स्लैब में प्रबलन छड़ों का अधिकतम व्यास हो सकता है। ये भी आपको पेज नंबर 48 में मिलेगा। मैंने मार्क कर रखा रेड से, पेज नंबर 48। यानी ये जो मैंने अभी आपको कहा था, ये जो रीइंफोर्सिंग बार लगाते हैं ना, ये प्रबलन छड़ लगाते हैं ये, तो इसका जो डायमीटर है ये, अगर मैं इसको कहूँ 5, तो ये डायमीटर कितना होना चाहिए, इसके लिए क्या नॉर्म्स हैं जो आपको कोड ने कहे हैं। तो इसका ये नॉर्म है भाई कि जितनी स्लैब की कुल मोटाई है उसका 8वां हिस्सा कर दो। जितनी स्लैब की मोटाई है उसके 8वें हिस्से से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम डायमीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैक्सिमम डायमीटर यानी कि टोटल डेप्थ ऑफ जो स्लैब होती है ना उसके 8वें हिस्से से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए टोटल डेप्थ जो है स्लैब की वो 120 mm है, तो 8 का भाग लगा दो 15, तो 15 मिलीमीटर से ज़्यादा डायमीटर इसका नहीं लेना है। मान लीजिए 120 जगह ये 150 mm आ गई, तो 8 का भाग लगा दिया, तो 8 एकम 8, 7 बचे 70, फिर 8 वाटी 64, 6 बचे 60, 8 से 56, 4 बचे 8 पंचाली 18.75 से ज़्यादा mm का व्यास नहीं होना चाहिए। मान लो ये 100 mm इसकी डेप्थ है टोटल, तो 100 में 8 का भाग लगा देंगे, 8 एकम 8, 2 बचे 20, 8 दूनी 16, 4 बजे 8 12.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जो टोटल डेप्थ है उसके 8वें हिस्से से ज़्यादा
बार का डायमीटर नहीं हो सकता। कम भले ले लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। यही क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि स्लैब की कुल मोटाई का 8वां हिस्सा जो होता है टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब, उसमें ये 6 नहीं, गलती से मैंने 6 लिख दिया, ये 8 है। यहाँ भी 8 है, वहाँ भी 8 ही है। तो ये आंसर इसका सही होगा, याद रखें। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके 2016 में। अब अगला क्वेश्चन, एकल डिश स्लैब में मुख्य प्रबलन छड़ें लगाई जाती हैं। एकल डिश यानी कि वन वे स्लैब में नेचुरली मैंने आपको कहा था कि जो छोटा वाला स्पान है उसके अलोंग लगाई जाती है, तो इसमें कहीं होना चाहिए आंसर ये। पहला, दोनों दिशाओं में, गलत है। दोनों दिशाओं में तो लगाते हैं टू वे स्लैब में। बड़े पार्ट की दिशा में, गलत। कभी भी बड़े पार्ट की दिशा में नहीं लगाए जाएंगे। एकल दिशा नहीं, ध्यान दीजिए, एकल दिशा स्लैब है, वन वे स्लैब है। तो वन वे स्लैब में बड़े जो स्पान के अलोंग कभी लगाते नहीं है। तीसरा, छोटे पार्ट की दिशा में, ये सही है, रेड कर रखा मैंने, यहाँ से सी आएगा इसका। शॉर्टर स्पान के डायरेक्शन में लगाया जाता है। और डी आंसर किसी भी दिशा में जो मर्जी लगा दो, गलत है। तो इसका ये रहेगा सी, यानी कि छोटे पार्ट की दिशा में शॉर्टर स्पान की डायरेक्शन में। तो इसके 4 क्वेश्चन हो गए। अब 5वां क्वेश्चन, ये 5वां क्वेश्चन जो है ना, ये पहले के जैसे ही है। पहले मैं पूछा था ना आपसे कि स्पेसिंग बिटवीन जो बार्स होती है वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। तो 3D या 300 mm जो भी कम हो, वही यहाँ से हम पूछ लिया। पर इसमें क्या कर दिया है कि वो डी वाला फैक्टर दिया नहीं है। इसमें पूछा आपसे, ये 2016 स्पेशल में आया हुआ है कि एक छड़ में उपयोग की गई मुख्य छड़ की केंद्र से केंद्र की दूरी कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये 4 ऑप्शन थे, 200 से, 200 mm से, 500 mm से, 300 mm से और 400 mm से। तो नेचुरली यहाँ 300 वाला सही हो गया, क्योंकि आपकी एक कोड कहता है ना कि स्पेसिंग शुड नॉट बी मोर देन 3D एंड शुड नॉट बी मोर देन 300 mm। तो यहाँ 300 mm, जब डी वाला मैटर दिया नहीं तो आपके केस में यही माना जाएगा 300। इसका आंसर आएगा सी। अब देखिएगा, किसी इस्पात की छड़ का व्यास और मोटाई का अनुपात कितना होना चाहिए। डायमीटर और जो ओवरऑल थिकनेस है उसका रेशियो कितना होना चाहिए। अभी आपको मैंने बताया था जस्ट कि अगर मैं ओवरऑल डेप्थ के अंदर 8 का भाग लगा दूं तो ये डायमीटर आ जाएगा बार का। हमें क्या पूछा गया है, रेशियो किसका, डायमीटर और मोटाई का। यानी कि आपको ये 5 और ये डायमीटर नीचे लेके आ जाओ इधर, तो क्या उधर क्या बच जाएगा, 1/8। और 1 में 8 का भाग लगाओ तो 0.8 का 8 2 बचे, 20, 8 दूनी 16, 4 बचे, 0 लगा 40, 8 बन 40, 0.125। तो व्यास और ओवरऑल डेप्थ का रेशियो कितना हो गया, 0.125। ये 0.125 यार आंसर डी में आ रहा है। ये इसका 6वां क्वेश्चन हो गया। अब 7वां क्वेश्चन, एक आरसीसी की छत में 10 मिलीमीटर व्यास की छड़ों में आपस की दूरी 100 mm है। भाई 10 mm का डायमीटर है रॉड का, और जिनकी आपस की जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर वो 100 mm है। अगर इन छड़ों की जगह 12 mm की छड़ लगा दी जाए, एक्चुअली आपके पास में ये समझिएगा कि 10 mm की बार्स हैं। कितनी mm की, 10 mm की। और जो है आपस की दूरी इनकी दे रही है आपको 100 mm। अगर आपको कहा जाए कि 10 की जगह 12 mm की छड़ लगा दें तो जो स्पेसिंग होगी वो छड़ की जो अभी 100 थी अब कितनी हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये मैं पन्ने ढूंढ रहा था इतनी देर से। देखिएगा, मैंने आपको एक बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। ये है बी यानी कि 1000 mm, हम 1 मीटर मान के चलते हैं ना। और ये है एस यानी कि स्पेसिंग। चलो इसको मैंने एक बार ऐसे ही कहते, पहले मैंने S1 कहा था, इस बार मैं S कह रहा हूँ। S कितनी बार आ रही है स्पेसिंग, 1 2 3 4, और बार भी 4 ही हैं, 1 2 3 3.5 4। अगर 4 बार हैं
आप कहेंगे सर ये तो 5 है, 1 2 3 4 5 है, पर 5 नहीं, ये 4 ही हैं, क्यों हम यहाँ सेंटर टू सेंटर चल रहे हैं, ये खाली हो गया हिस्सा, आधी आधी एक मानी जाती है। तो जैसे 4 बार है तो 4 स्पेसिंग है, 5 बार है तो 5 स्पेसिंग होगी, 10 बार है तो 10 स्पेसिंग होगी। अगर नंबर ऑफ बार्स n हुई तो स्पेसिंग भी तो n ही होगी ना। और जब मैं गुणा करूँगा इसको n को s से तो 1000 आ जाएगा। भाई जैसे ये 250 है और इंटू 4 करूँगा तो 1000 आ गया बस। तो ये जो नंबर ऑफ बार्स है उसको इस स्पेसिंग से गुणा करूँगा तो ये कुल मिला के दूरी 1000 आ जाएगी। अब n क्या है? नंबर ऑफ बार्स। अच्छा, नंबर ऑफ बार कहाँ से निकालेंगे अपन? आपसे हम कहें कि टोटल जो एरिया है टेंशन के अंदर वो मान लीजिए AST है, और उसमें एक छड़ के एक रॉड के एरिया का भाग लगा, एक रॉड का एरिया को हम A5 बोलते हैं, ये नोटेशन है। जैसे मान लो कुछ समय के लिए हमें जो स्टील का एरिया लगाना है, मान लो 1000 या चलो मान लो कुछ समय के लिए 100 mm² लगाना है, मान लीजिए कुछ समय के लिए 100 mm² हमको एरिया चाहिए, और एक रॉड जो एरिया देती है आपको 20 mm² का, मान लो कुछ समय के लिए, समझाने के लिए कह रहा हूँ। अगर 100 mm² का एरिया लगाना है और एक रॉड का एरिया 20 mm² है तो कितनी छड़ें लगानी पड़ेगी? 5। कैसे आई? 100 में 20 का भाग लगा दिया, संख्या आ जाएगी। ये संख्या ही तो है n। मैंने कहा था ना 1 2 3 आधी आधी एक करके 4 हो गई। अब संख्या के जैसे मैंने यहाँ 100 में 20 का भाग लगाया, जितना एरिया चाहिए रिक्वायरमेंट है उसके अंदर अपने एक बार के एरिया का भाग लगा दिया तो बार की संख्या आ गई। तो ये बार की संख्या तो है ही है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? AST, यानी स्टील का एरिया कितना चाहिए बटा A5, यानी कि एक रॉड का एरिया कितना है, और ये आ गया n की जगह, इंटू आ गया ये s, और बराबर हो गया ये 1000। ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, आप AST कभी बदलेगा नहीं। तो जो रिक्वायरमेंट है अभी, अगर मैं ऐसा यूँ करूँ, इसको S/A5 करूँ तो क्या होगा? AST तो चला जाएगा, तो 1000 बटा AST हो जाएगा। और ये चीज़ कांस्टेंट है, ये अचर है, क्योंकि 1000 तो 1000 है, चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट है। और स्टील का जो एरिया जितना चाहिए वो आपके एज पर लोड कंडीशन वो आएगा। अब ये देखिएगा S और A5 का रेशियो कांस्टेंट कब रहेगा? अगर S बढ़ेगा, मान लीजिए आपने इसको बढ़ाया, जैसे मान लीजिए ये 100 है और ये 20 है, तो 5 आएगा, ये तो 5 ही आना चाहिए। अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। आपसे एक बात करते हैं, अगर मैं कहता हूँ नया कोई स्पेसिंग है वो S1 है, नई स्पेसिंग, और नया जो बार का डायमीटर उसके हिसाब से एरिया वो A51 है, तो ये जो आप चाहे स्पेसिंग बदलें चाहे एक छड़ का जो एरिया बदलें, ये दोनों इस प्रकार से चेंज होंगे कि अल्टीमेटली ये तो कभी चेंज होगा नहीं, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि 1000 बटा AST रहेगा। इसका मतलब ये जो चीज़ है वो इसके बराबर है। बस ये चीज़ आपको समझाने के लिए मैंने इतना 2-3 मिनट खर्च किए अपने। तो S/A5 इज इक्वल टू S1/A51। अब आपको देखिएगा कितना आसान हो गया। हमको पहले स्पेसिंग दे रखी है। अब एक बात ध्यान दीजिए, S/A5 क्या होता है? जिस रॉड का डायमीटर 5 है उसका एरिया क्या होगा? π/4 इंटू 5²। वहाँ S1 है और A51 है, तो π/4 इंटू 5/1²। π/4 से π/4 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? ये देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा S/5² बराबर S1/5/1²। अब आपको S1 निकालना है। पहले स्पेसिंग दे रखी है, पहले का डायमीटर दे रखा है, दूसरे का डायमीटर दे रखा है, आपको स्पेसिंग निकालनी। तो S1 कैसे निकलेगी? नई स्पेसिंग S/5² इंटू 5/1²। ये फॉर्मूला बन गया। ये मैंने यहाँ पे लगा लिया सीधा ही, देखिएगा ये हो गया। यहाँ पे आपके आपको इसमें दे रखा है, ये रहा। इंग्लिश में बोलता हूँ सवाल को वापस में।
द मेन स्टील ऑफ ए RCC slab consists of a 10 mm dia bar at 100 mm center to center. If 10 mm bars are replaced by 12 mm bars, then their spacing will be. तो इसका आंसर तो मैंने बता दिया, 144 mm आएगा आंसर सी। लेकिन कैसे आया ये मैंने यहाँ समझाया, इसको देखिएगा। ये वही बात लिखी जो मैंने अभी से कही आपको। S इंटू नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल टू 1000, यानी S इंटू AST अपॉन A5 इज इक्वल टू 1000। तो S अपॉन A5 इज इक्वल टू 1000 अपॉन ये S अपॉन A5 इज इक्वल टू 1000 बटा AST। अब 1000 अपॉन AST तो कांस्टेंट है, तो S1 अपॉन A51 बराबर S2 अपॉन A52। ये मैंने 1 पहले का 2 बाद का मान लिया, तो 2 बाद वाला निकालना था। S2 कितना हो जाएगा? S2 हो जाएगा आपके S2 हो जाएगा ये S1 इंटू A52 अपॉन A51। अब S1 यानी कि पहले की स्पेसिंग आपको दे रखी है 100 mm, देखिए ये दे रखी है 100 mm सेंटर टू सेंटर पहले की स्पेसिंग, और पहले का डायमीटर दे रखा आपको कितना 10 mm स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर कर दिया मैंने, क्योंकि वो π/4 से π/4 तो कट गया था ना। और ऊपर जो है नया जो आपने डायमीटर लिया वो 12 mm है। आपको कह रखा आपने कि 10 की जगह 12 mm की रॉड ले तो क्या होगा, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और इधर ये 100 से 100 कट जाएगा तो 144 आ गया। तो आप तो ये फॉर्मूला ध्यान रखो, जब कोई भी ऐसा सवाल आ जाए ना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। S1 अपॉन A51 इज इक्वल टू S2 अपॉन A52, बस ये ध्यान रख लो आप। A51 का मतलब ओरिजिनल जो डायमीटर था उसका रॉड का एरिया, यानी कि π/4 इंटू 5 स्क्वायर, इसका π/4 इंटू 5 स्क्वायर, तो π/4 तो कट जाएंगे, और 5 का स्क्वायर मैंने किया, 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सवाल बहुत अच्छा लगा मेरे को, और इसको आप समझिएगा, बाद में कीजिएगा। ये आए थे सवाल। अब कुछ और सवाल बन सकते हैं, मैंने ये 4 सवाल और बना दिए अपनी ओर से, याद रख लें आप। देखिए वितरण जो प्रॉब्लम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट, हालांकि इसका काम जो होता है वो टेंसाइल, जो टेंशन जोन के अंदर जो होता है ना मेन, जिसको सहन करना होता है, तो करती है टेंशन रीइंफोर्समेंट। ये क्या है कि टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है, इसके अलावा जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके लिए इसको लगाया जाता है। इसका नाम ये भी है, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट भी है, और इसका एक नाम टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट भी है। इसके लिए पूछा है कि ये किससे कम नहीं होना चाहिए, तो रूल है ये 0.15% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर माइल्ड स्टील बार है तो, अगर माइल्ड स्टील की बार से है तो ये 0.15% से कम नहीं होना चाहिए, किसका, क्रॉस सेक्शन का। और अगर HYSD बार है तो 0.12% से कम नहीं होना चाहिए क्रॉस सेक्शनल एरिया का। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब होता है B इंटू डी, इसका मतलब है। इसमें B कितना हो जाएगा 1000 mm, मैंने पहले बोला ना, और D कितना होगा जो टोटल डेप्थ होगी इसकी। तो ये आपको याद रखना है। माइल्ड स्टील बार के लिए 0.15% ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, और HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार के लिए 0.12% से कम नहीं होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन, हमें जब ये स्लैब की डिज़ाइन करनी होती है ना, तो हमें इनिशियली मानना पड़ता है कि भाई इफेक्टिव डेप्थ क्या माना है। भाई एक बार हमको ऐसा क्यों करना पड़ता है, जब तक आप इफेक्टिव डेप्थ नहीं मानोगे तब तक आपको कैसे पता पड़ेगा कि इसका सेल्फ वेट कितना है। और बीम, ये जो स्लैब की डिज़ाइन के अंदर सेल्फ वेट का बहुत महत्व होता है। तो आपने मान लीजिए डी मानी इफेक्टिव शुरुआत के अंदर 120 mm, उसके हिसाब से आपने इसका सेल्फ वेट निकाला स्लैब का, और आपने जो सारे चेक लगा दिए, तो बाद में पता पड़ा कि आपने मानी तो 120 है, रिक्वायरमेंट हमारे 140 की आ गई है, तो आपकी ये स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमेशा इस प्रकार से मानते हैं कि हमको बाद में इसकी इस प्रकार की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। तो हम विक्षेप में जो जांच होती है उसके आधार पर, लिखा मैंने यहाँ पे, विक्षेप की दृष्टि से, विक्षेप में जांच की दृष्टि से, तो ये रेशियो होता है एक 25 का। तो अपन शुरू से क्या करते हैं कि जो स्पान और इफेक्ट डेप्थ का रेशियो है ना, उसको 25 या 25 से बड़ा, एक और 25 मान के काम करते हैं।
तो नॉर्मली उससे आप रिजल्ट बाद में सही आते हैं। कम आपकी होती है इसमें ट्रायल्स। तो ये रेशियो ध्यान रखें आप। इफेक्टिव स्पान का भाग लग रहा है इफेक्टिव स्पान के अंदर, इफेक्टिव स्पान में इफेक्टिव डेप्थ का भाग लग रहा है। ये हम 25 या 25 ज़्यादा होता हम 25 लेके शुरुआत करेंगे। ये आप ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है ये। नाउ ये इफेक्टिव स्पान के लिए रूल है कि भाई इफेक्टिव स्पान कैसे निकालते हैं अपन स्लैब के अंदर। तो ध्यान से इसको देखें। इफेक्टिव स्पान शुड नॉट बी मोर देन, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्लियर स्पान प्लस वाल थिकनेस। जिस वाल पे स्लैब रेस्ट कर रही है ना उसकी जो थिकनेस है वो आप जोड़ दो क्लियर स्पान में, या तो ये, और या क्लियर स्पान में जोड़ दो इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है ना, ये इसका तरीका होता है। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल देखिए बताऊं। अपन भी किसकी बात कर रहे हैं, स्पान की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये जो बीरिंग है, अच्छा हमने अभी जो ये कहा ना वाल थिकनेस, तो यहाँ मेरा जो मतलब है वाल थिकनेस का, यहाँ पे जो वाल थिकनेस लिखी हुई है यहाँ पे, वो थिकनेस जिस पे बियर कर रही है, यानी कि बीरिंग वाली। जैसे अभी मैंने यहाँ मैंने फिगर बनाया तो इसमें मेरा वाल थिकनेस का मतलब इससे है। अच्छा अगर मान लीजिए पूरी थिकनेस पे होता है ये पूरी जो वाल है ना इस पर यहाँ से लेके यहाँ तक होती है स्लैब, तो फिर मैं कहता यहाँ से यहाँ तक, उस केस में वाल पूरी मानी जाती है पूरी। ये मान लो 300 mm थी, पूरा 300 लेते। ये मान लीजिए 200 है तो हम 200 लेंगे। मेरा मतलब ये था वाल की थिकनेस से। हम क्या करते हैं कि जो ये क्लियर स्पान है इसको मान लेते हैं कुछ समय के लिए 3 मीटर, और इफेक्टिव डेप्थ जो इसकी मान लेते हैं, ये मान लीजिए यहाँ आपने सरिया लगाया हुआ नीचे, ये जो इसका इफेक्टिव डेप्थ है वो मैंने मान लीजिए 120 mm मान ली, 120 mm मान ली। इफेक्टिव डेप्थ मैंने 120 mm मान ली, और ये 3 मीटर इसका क्लियर स्पान है। और ये जो आपके वाल की जो थिकनेस है वाली, मतलब जितने हिस्से पर ये टिकी हुई है स्लैब, ये मान लीजिए मैंने 200 mm मान ली। कितनी मान ली, 200 mm। तो इधर भी 200 ही होगी नेचुरली। अब ये इसका सेंटर लेते हैं, इसका सेंटर लेंगे ये वाला, उधर भी सेंटर लेंगे, तो 100 इधर से आएगा, 100 उधर से आएगा, और ये आपके 3 मीटर है तो ये 200 का था 100, 200 का था 100, 100 200 mm, यानी 0.2 मीटर, यानी कि 3.2 मीटर। ये तो 3 है ना, और 0.2 जोड़ देंगे। एक तो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एक हम क्या करेंगे 3 मीटर के अंदर ये 0.12 मीटर जोड़ देंगे, क्यों 120 mm को मतलब तो 0.12 मीटर, तो 3.12 मीटर से भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इनमें से जो कम है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 3.20 और 3.12 से तो नेचुरली ये वाला मन कम है ना। ये तो 3 मीटर 12 सेंटीमीटर है और ये 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है, नेचुरली ये चीज़ कम है। तो इसका जो स्पान इफेक्टिव ये माना जाएगा 3.12 मीटर। तो ये रूल है। तो ये आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इफेक्टिव स्पान जो होता है वो क्या होता है कि नॉट मोर देन क्लियर स्पान प्लस वाल थिकनेस, वाल का मतलब बीरिंग्स है, एंड आल्सो नॉट मोर देन क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। इन दो में से जो वैल्यू छोटी है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अब याद रखें, डिजाइन में काम आएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन वो ये है कि क्लियर कवर क्या होता है। क्लियर कवर मैं आपको कह चुका था पहले ही बीम के केस के अंदर कि ये जो दिख रहा है आपको ये नीचे वाला, ये इट इज़ कॉल्ड एज क्लियर कवर, या इधर जो साइड में दिख रहा है आपको ये वाला, ये भी क्लियर कवर ही है। तो इसके लिए जो रूल है 3 ध्यान रखना कि किसी हालत में 15 mm से कम नहीं होना चाहिए। फाई यानी कि जो डायमीटर है बार का उससे भी कम नहीं होना चाहिए। और एक और बात है, मैक्सिमम साइज ऑफ जो कोर्स एग्रीगेट है उसमें 5 mm जोड़ दो, उससे भी कम नहीं होना चाहिए। अब इन तीनों मान में से जो भी मान बड़ा है, इन तीनों वैल्यूज में से जो बड़ी है विच एवर इज़ मोर, अगर 15 इन समय बड़ी है तो 15 से कम नहीं होना चाहिए, अगर 5 बड़ा है तो 5 से कम नहीं होनी चाहिए, और ये बड़ा है तो इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो आपको 5 तो पता होता है, 15 तो खैर 15 ही है, और ये आपको
नॉर्मली दे देंगे आपको, नहीं तो इसको अपन हमेशा कम माना जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि इसमें आता यही है, ये नॉट लेस देन है ना, तो जो भी बड़ा हो तो बड़ा इसके अंदर ये 15 ही आता है, हमेशा बता दो बड़ा 15 ही आता है, तो इससे कम नहीं होनी चाहिए क्लियर कवर। तो हम नॉर्मली क्या 15 तो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, हम नॉर्मली इसको 20 ले लेते हैं, या अगर 15 ही ले लूँ और बाहर का डायमीटर लूँ मैं, मान लीजिए 10 mm, तो 15 और उसका 5 जुड़ के 20 mm उसकी बन जाएगी, नीचे से क्लियर इफेक्टिव कवर बन जाएगी। देखिएगा इस प्रकार से, ये ऐसे ये मान लीजिए, और ये आपने लगाई यहाँ पे। अगर मैं कहता हूँ ये जो है ये वाला यहाँ तक ये 15 mm है, और ये आधा डायमीटर जो इसका 5 mm है, बात 10 mm की मान लो डायमीटर की, तो ये जो हो जाएगा 15 और 5 20, ये इसका कहलाएगा इफेक्टिव कवर। इट इज़ कॉल्ड एज इफेक्टिव कवर। ये बॉटम से लेकर इसके सेंटर तक क्लियर कवर के अंदर बाहर के डायमीटर का आधा जोड़ देंगे तो बन जाएगा इफेक्टिव कवर। और इफेक्टिव कवर को जब घटा देंगे टोटल डेप्थ में से तो बन जाएगी इफेक्टिव डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ जो होती है डी, वो टोटल डेप्थ कैपिटल डी माइनस ई सी इफेक्टिव कवर। तो ये बातें आपको मैंने आज बताई। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा उसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर पी व्यास को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।